हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन जेएमएस स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो है एक दूसरे मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे। जो पिछले हमने दो पार्ट इसमें दिए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक इस हमने सॉल्व किया था। दूसरे में क्वेश्चन नंबर 10 to 18। आज जो है क्वेश्चन नंबर 19 to 27 हम सॉल्व करेंगे। ये जो है एक क्लब एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो है पेपर है, जिसको हम अलग अलग पार्ट में जो है पूरा पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अलग अलग पार्ट में होंगे। आज के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक हम जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये एक क्लब एग्ज़ाम हुआ था 2080 में, जिसमें जो है कृषि सहायक, प्रदर्शक रेशम और मत्स्य विभाग, ठीक है, और मधु विकास, इन और प्रयोगशाला सहायक, इन चार पांचों का एक क्लब एग्ज़ाम था। तो उन सबका एक ही पेपर था, उसी में से हमने पेपर लिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको जो है सॉल्व यहाँ पर कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए आए, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हम अगला जो भी नया पार्ट लाए हैं क्वेश्चन नंबर 27 से आगे को, उसका जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे आप अच्छे नोट्स बना सकें और अच्छी तैयारी कर सकें। उसके लिए जो आप जेएमएस स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल रीजन्स इंडिया बिलोंग टू, जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वितरण के आधार पर भारत संबंधित है। फोर ऑप्शन है: ओरिएंटल रीजन, पैलिएक्टिक रीजन, नेक्टिक रीजन एंड इथोपियन रीजन। ठीक है। यानी अगर जो जियोग्राफी रीजन के हिसाब से देखा जाए, जो इंडिया की जो पोजीशन है वो जो है, ठीक है, ओरिएंटल रीजन में पड़ती है। इसको जो है ओरिएंटल या सिनो इंडियन रीजन भी कहते हैं। ठीक है। या तो इसको ओरिएंटल रीजन बोलते हैं या सिनो इंडियन रीजन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सिनो इंडियन रीजन। ठीक है। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो ओरिएंटल रीजन में है। ठीक है। अब इसमें जो है पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड। ठीक है। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86। इफ 340 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर विल बी। ठीक है। यानी कि जल का जो मोलर अवमांक स्थिरांक है वो 1.86 है। ठीक है। अब उसको यदि उसको जो है 342 ग्राम सुक्रोज को जो है 1000 ग्राम जो है जल में घोला जाए, तो विलयन का हिमांक होगा 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.92 डिग्री सेंटीग्रेड, -3.92 डिग्री सेंटीग्रेड है, -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। देखो हमें दिया हुआ है। ठीक है। एक तो हमें निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है डेल्टा एफ इक्वल टू होता है 1000। ठीक है। डेल्टा एफ इक्वल टू 1000 इंटू के एफ, यानी कि के एफ का मतलब है यहाँ पे जो इसका अवनमन स्थिरांक है, डिप्रेशन कांस्टेंट जो हमें दे रखा है। ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा डब्लू, यानी कि जितना वेट हमें दिया हुआ है, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको हम, इसका जो है टोटल जो वेट का हमें दिया हुआ है, ठीक है, और उसके इंटू 100 से, यानी कि एम डब्ल्यू भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1000 इंटू मोलर स्थिरांक हमें दिया हुआ है 1.86 इंटू जो हमें डब्ल्यू दिया हुआ है वो 3.42 दिया हुआ है। ठीक है। इसको जो हम अगर डिवाइड कर दें 100 इंटू 342, इतने से अगर हम, क्योंकि 342 ग्राम को इसमें डिजॉल्व करना है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 1.86 है। ठीक है। अब अगर हम इसका टी एफ निकालेंगे, ठीक है, टी एफ इक्वल टू होता है 0 माइनस जितना इसका जो है डेल्टा टी एफ जो निकला हुआ है, ठीक है, वो निकला हमारा 1.86 है। यानी कि 0 माइनस 1.86 अगर हम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1.86 है। -1.86 का राइट आंसर होगा। ठीक है। कितना?
-1.86। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, तो डी वाला सही आंसर हो रहा है इसका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसकी न्यूनता से पत्तियां झड़ जाती हैं? ठीक है, यानी कि डिफिशेंसी ऑफ विच कॉल्ड लीफ फॉल, इनमें से कौन सा ऐसा जिसकी कमी से जो है पौधों की जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है इसके भी। एन यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद आपका कैल्शियम Ca, ठीक है, उसके बाद आपका सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, अब जो अब इसका मतलब होता है जो प्री मैच्योर लीव होती हैं वो जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस से तो कम जलती है, लेकिन नाइट्रोजन इसका मेन जो है मेन कंपोनेंट है जिसकी कमी से पत्तियां जल जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ब्रिंजल में लिटिल लीफ रोग डिजीज होता है, वो भी सब नाइट्रोजन की कमी से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नाइट्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब 22। ठीक है, पाइला का हृदय होता है, द हार्ट ऑफ पाइला इज न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, पाइला का हृदय होता है न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक या दोनों। ठीक है, ठीक है, जो हार्ट होता है, ठीक है, पाइला का जो हार्ट होता है, ठीक है, उसमें जो है वो होता है मायोजेनिक। क्या होता है? मायोजेनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, पाइला का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डेक्रॉन फ्रॉम एथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड इन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेप्थेलिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त डेक्रॉन उदाहरण है। ठीक है, हमारे देखो रिएक्शन हमारे पास क्या है? ठीक है, रिएक्शन है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल को जो है पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल का, हमें देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है हमें पता है कि जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है वो होता है CH2OH। ठीक है, अब क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो है इनके पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, और CH2OH। ठीक है, CH2OH और इसको हम बोलते हैं एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अगर ये रिएक्शन करता है, ठीक है, रिएक्शन करता है NHOOC, ठीक है, यानी टेरेप्थेलिक अम्ल से। ठीक है, COOH भी बोलते हैं इसको। अब बहुत सारे हैं तो टेरेप्थेलिक एसिड होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब इसका जो पहला कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, वो बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेरेप्थेलिक एसिड। ठीक है, टेरेप्थेलिक एसिड, टेरेप्थेटिक एसिड, ठीक है, टेरेप्थेलिक एसिड। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, जो हमारा जो कंपोनेंट बनता है, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2O, CH2, CH2O, CH2, ठीक है, O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, C, और ये बहुत सारे यानी कि बहुत सारे पॉलीमर है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं टेरेलिन या डेक्रॉन। क्या बोलते हैं? टेरिलीन या डेक्रॉन। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस जो रिएक्शन हुई इसमें कौन सी जो है पॉलीमराइजेशन जो है हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये सब जो है एक साथ ऐड तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन को पॉलीमराइजेशन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हाँ एक दूसरे कंडेंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, संघनन बहुलीकरण का। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संघनन बहुलीकरण या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, इनमें से जो है कौन सा जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, पैरासीटामोल, ठीक है, एक तो है पैरासीटामोल है, दूसरा आपका पेनिसिलियम, एस्पिरिन, ठीक है, उसके बाद
उसके बाद लास्ट है क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है, क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है। 4 ऑप्शन है। अब इनमें से आपको बताना है कि इसमें जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन है, ठीक है। अब पहले तो हमें ये समझना है कि जो एंटीबायोटिक जो होते हैं, जिनको जो हम जो बड़ी मात्रा में जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं, उन्हें जो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है यूज किया जाता है, वो जो है ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को जो है बड़ी मात्रा में वो जो है किल कर सकती है, बहुत जल्दी किल कर देते हैं, ठीक है। अब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, इसमें जो है एक तो जो है क्लोरामफेनिकॉल आता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा भी और आते हैं, ठीक है, बेनोकोमाइसिन भी आता है, ठीक है, ऑफ्लैक्सिन आता है, ठीक है, और ये कई सारे हैं, ठीक है। क्लोरामफेनिकॉल है, बेनोकोमाइसिन है एंड एफ्लॉक्सिन है। ये जो है इम्पोर्टेंट जो है कुछ ब्रॉड एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, ठीक है। बीज वैक्स इज फॉर्म्ड बाय, मधुमोम बना होता है कार्बन श्रृंखला से, पॉमेटिक अम्ल तथा हेक्साकोनिसोल एल्कोहल से, लिपिड से, उपयुक्त सभी से, ठीक है। अब इसका अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अब जो बीज वैक्स होता है, ठीक है, इसको जो है सेरा एल्बा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेरा एल्बा, ठीक है। यह एक नेचुरल वैक्स है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म्ड होता है, ठीक है, जो 8 जो वैक्स होती हैं, ठीक है, 8 वैक्स होती हैं, 8 वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इन द एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ द वाटर बीज, ठीक है, जो वर्कर बीज होती हैं, वर्कर बीज में मिलती हैं, ठीक है, जो वर्कर बीज होती हैं उनके जो है 8th सेगमेंट में ये होती हैं, ठीक है, 8th सेगमेंट में होती हैं, ठीक है। अब जो केमिकली जो कॉन्स्टिट्यूट जो होती हैं, ये ईस्टर की, इनमें जो है ईस्टर की बनी होती है, ईस्टर की एक चेन होती है, ठीक है। अब जो मधुमोम होता है, ठीक है, ये जो पामेटिक एसिड और हेक्साकोनिसोल अल्कोहल से बना होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पामेटिक एसिड एंड हेक्साकोनिसोल अल्कोहल। तो राइट आंसर हो जाएगा पामेटिक एसिड और हेक्साकोनिसोल अल्कोहल। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण, ओजोन निर्गत करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण, जल प्रदूषण पर नियंत्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसका जो मेन एम है वो है ओजोन निर्गत करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मेन उद्देश्य क्या है, जो ओजोन निर्गत करने वाले पदार्थ हैं उन पर जो है नियंत्रण करना, जो G20 का जो समूह है, ठीक है, और पर्यावरण और जैव विकास से जो संबंधित है, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने से जो पर्यावरण पर नियंत्रण करने वाला जो एक कमेटी है, उसके जो मेन उद्देश्य है कि ओजोन निर्गत करने वाले पदार्थ पर नियंत्रण किया जाए, जिससे पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न की क्षारीय धातु में से किसका गलनांक सबसे कम है? लास्ट क्वेश्चन आज का, NaKRbCl, ठीक है, ठीक है। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास जो सोडियम होता है, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, इनमें जो है सबसे जो कम साइज होता है, ठीक है, वो तो होता है किसका, इसमें जो है सोडियम का सबसे छोटा साइज होगा, फिर पोटेशियम का, फिर रूबिडियम का होगा, फिर सीजियम का होगा। लेकिन इनका गलनांक देखें, जिसका साइज जितना, एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो उतना ही वीक रहता है, तो उसको जो है कम हीट से भी हम मेल्ट कर देंगे। न्यूक्लियस से जब रेडियस बढ़ जाती है, ठीक है, उसके जो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, तो उनको कम टेम्परेचर पे वो ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ पर सीजियम जो है राइट आंसर होगा, सीजियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो अगले जो हम मॉडल पेपर लाएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 28 से लेके
37 तक हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।